हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 21 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 93 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं ए और बी। ए है हमारा हिंदी विषय की कार्यपत्रिका है ए, और बी है हमारी आर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से। तो आपको इसी वीडियो में दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 93 ए जो हिंदी विषय की कार्यपत्रिका है, और कक्षा 5 के लिए यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में अभी तक हमने जो पाठ किए हैं, 2 हफ्ते में जो भी वर्कशीट की है उसका हम रिवीजन करेंगे, उसका दोहराव करेंगे। तो आज की वर्कशीट हमारी है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई तालिका में से पाठ के आधार पर सही उत्तर छांटकर कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहां पर यह प्रश्न हमारा जो पाठ है चावल की रोटियां है ना, उस पाठ में से यह प्रश्न है। पहला प्रश्न, कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया था। जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोको की मम्मी ने दलिया बनाया था, नहीं। खीर बनाई थी, नहीं। खिचड़ी बनाई थी, नहीं। क्या बनाई थी? चावल की रोटियां। दूसरा प्रश्न है, नीनी कोको के घर क्यों आया था। तो नीनी कोको के घर क्यों आया था? खेलने, नहीं। नाश्ता करने, नहीं। पढ़ने, नहीं। तो नीनी कोको के घर क्यों आया था? नीनी उसके पास रेडियो पर परीक्षा संबंधी सूचना के बारे में जानकारी लेने आया था, यानी वो रेडियो की पर खबर सुनने आया था। तो आगे देखते हैं प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। तो यहां पर हमें क्या करना है? कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए पहला, मोहन डैश पत्र लिखता है। देखिए मोहन से पत्र लिखता है, मोहन में पत्र लिखता है, मोहन का पत्र लिखता नहीं, लिखा है यहां पर। जैसे मोहन से पत्र लिखा, मोहन में पत्र लिखा या मोहन का पत्र लिखा, नहीं, मोहन ने पत्र लिखा। आगे है, राधा गुड़िया डैश खेल रही है। राधा गुड़िया को खेल रही है, राधा गुड़िया में खेल रही है, राधा गुड़िया का खेल रही है, नहीं, राधा गुड़िया से खेल रही है। तो इस तरह आपको सभी जो ऑप्शन दिए होते हैं उन सभी को एक बार रख के देखना है कि कौन सा सही लगता है। अगला है, भारत डैश राजधानी दिल्ली है। भारत के लिए राजधानी दिल्ली है, नहीं। भारत में राजधानी दिल्ली है, नहीं। भारत से राजधानी दिल्ली है, नहीं। भारत की राजधानी दिल्ली है। तो एक बार फिर से मैं इन दोनों प्रश्नों का आपको दोहराव करा देती हूं। पहला है, कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में चावल की रोटियां बनाई। नीनी कोको के घर रेडियो की खबर सुनने आया। मोहन ने पत्र लिखा। राधा गुड़िया से खेल रही है। भारत की राजधानी दिल्ली है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए, इन्हें पूरा कीजिए। हंसना, हंसना चंद्र बिंदु आएगी यहां पर अनुनासिक। मां, पंख, वहां, आंख, मैं, लूंगा, कहां। अब देखो एक यहां पर एक शब्द तो ये ऐसे का ऐसे भी बन रहा है कहां, लेकिन हमें अनुस्वार और अनुनासिक का किसी का एक का प्रयोग करना है। तो कहां, इन्हें, बच्चों, ठीक है, बच्चों। अब देखिए एक बार हम नाक बंद करके देखते हैं कि कौन से शब्द हमारे सही बोले जा रहे हैं, कौन से नहीं। हंसना, मां, पंख, वहां, आंख, मैं, लूंगा।
वहाँ कहाँ, इन्हें, बच्चों। तो जब आप नाक बंद करके बोलेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा किस किस हमारे शब्द में अनुनासिक आएगा और किस में अनुस्वार आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को नाश्ते की महत्ता के बारे में जानकारी दीजिए कि हमें नाश्ता क्यों करना चाहिए। बच्चों से उनके और घर के सभी सदस्यों के मनपसंद नाश्ते के बारे में जानकारी एकत्रित कर उन्हें एक तालिका बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें अपने हाथों को नियमित रूप से धोना चाहिए। जब भी हम बाहर से घर पर आए और हमें जब बाहर जाए तो मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। तो देखिए बेटे, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 93B ईवीएस वर्कशीट क्लास 5 के लिए। लुकिंग अराउंड जो हमारे आसपास हमारी बुक है उसमें से है, और ये यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस जो हमारा चैप्टर है उसी से आज की हमारी ये वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, आपने अंतरिक्ष यात्रियों के चित्र देखे होंगे जिनमें उन्हें अंतरिक्ष यान के अंदर और बाहर हवा में तैरते हुए दिखाया जाता है, परंतु पृथ्वी की सतह पर हमारे पैर मजबूती से टिके होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के पास एक अनोखी शक्ति है जो वस्तुओं व प्राणियों को अपनी सतह की ओर खींचती है। इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा और अंतरिक्ष में नहीं है। देखिए, अगर हम इसका मैं आपको उदाहरण से एक समझाती हुई, जैसे अगर हमने ऊपर से कोई चीज गिरा कर देखो, आप जैसे कोई भी चीज वस्तु जो टूटे नहीं, इस तरह से कोई भी वस्तु आप ऊपर से गिरा कर देखो, वो नीचे की तरफ गिरेगी, ऊपर नहीं उड़ेगी, वो नीचे की तरफ गिरेगी। जैसे पेड़ से सेब गिरता है या पेड़ से कोई भी फल गिरता है, वो नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर की तरफ नहीं। तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण होता है, ठीक है। लेकिन अंतरिक्ष में, जैसे आपने अंतरिक्ष में इसमें सुनीता इन स्पेस में ही देखा था कि जो खाने के पैकेट्स हैं, अगर वो उनको नहीं पकड़े या फिर जो पानी है उसको नहीं पकड़े तो पानी की बूंद ऊपर उड़ जाती है, खाने के पैकेट ऊपर उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो उम्मीद है आपको यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वो थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। और चंद्रमा और अंतरिक्ष में ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। आगे है प्रश्न 1। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि किन वस्तुओं को पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी सतह की तरफ खींच सकती है और किन्हें नहीं। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए, यहां पर हमारी क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या वस्तुओं के चित्र हैं। पहली है पतंग, दूसरा बादल, पक्षी, सूरज, चांद या चंद्रमा लिख सकते हैं, तितली, ठीक है। अब देखिए, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो पृथ्वी पर गिर जाती है। जैसे अगर पतंग कटती है तो वो कहां पर गिरती है, पृथ्वी पर नीचे गिरती है या हवा में ही उड़ती रहती है। वो एक समय ऐसा आता है जब नीचे गिर जाती है। तो क्या होता है, ये पृथ्वी इसे अपनी ओर खींचती है। बादल, क्या बादल नीचे गिरते हैं? नहीं, कभी कभी होता है जब बादल फट जाते हैं तो उनका पानी नीचे गिरता है। बादल नीचे नहीं गिरते, बादल के अंदर जो पानी होता है वो नीचे गिरता है। तो बादल को पृथ्वी नहीं खींचती। आगे है पक्षी। पक्षी उड़ते हैं, लेकिन जब उनको कहीं पर चोट लग जाती है या फिर वो कहीं टकरा जाते हैं तो वो कहां गिरते हैं, वो नीचे गिरते हैं। हवा में तो नहीं उड़ते, तो इसलिए नीचे गिरते हैं, यानी पृथ्वी उन्हें अपनी ओर खींचती है। सूरज, क्या कभी आपने सूरज को पृथ्वी पर आते हुए देखा है, पृथ्वी पर नीचे गिरते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि सूरज को पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच सकती। चांद, चांद को पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच सकती। तितली, तितली भी पक्षियों की तरह ही जब उन्हें कुछ दिक्कत हो जाती है तो वो नीचे गिरते हैं, यानी उन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो एक बार फिर से बताती हूं बेटा, जो हमारी नेचुरल थिंग्स होती है, प्राकृतिक चीजें होती हैं, बादल, सूरज, चांद, इन्हें पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच सकती। लेकिन जो यहां पर पतंग
और पक्षी और तितली है, इन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। तो यहां पर प्राकृतिक, इसमें क्या है, पक्षी और तितली प्राकृतिक है, लेकिन इनका अपना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, पृथ्वी इन्हें अपनी ओर खींच लेती है इसलिए। ठीक है, और ये चीजें, इन चीजों को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, क्योंकि हमें, या क्या होता है, अगर कुछ भी हो जाए ये हमें नीचे गिरती हुई दिखती है। तो जो चीज हमें पृथ्वी की ओर गिरती दिखे या पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती दिखे, यानी पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो नेचुरल थिंग में आप जो प्राकृतिक होती है उसमें यहाँ पर जो पक्षी है वो भी प्राकृतिक है, हमने नहीं बनाए, लेकिन जो वस्तु हमें ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखती है, इसका मतलब पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। हमने कभी भी बादल, सूरज और चांद को पृथ्वी पर गिरते हुए नहीं देखा, यानी पृथ्वी इन्हें अपनी ओर नहीं खींच सकती। भाग 2, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अंदाजा लगाइए और अपनी टीचर की सहायता से किन्हीं 5 बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहां पर आपको दोनों चित्र दिखा रहे हैं। पहले चित्र में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ पृथ्वी, और दूसरे में है गुरुत्वाकर्षण बल के बिना पृथ्वी। देखिए यहां पर इसमें क्या है, ये पेड़ पृथ्वी पर टिके हुए हैं, ये यहां पर जो बिल्डिंग्स है वो भी पृथ्वी पर टिकी हुई हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, यहाँ पर हमारी बसें, ट्रेन्स, ये भी पृथ्वी पर टिके हुए हैं, फिर से बिल्डिंग्स टिकी हुई हैं, और हम भी पृथ्वी पर टिके हुए हैं। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता पृथ्वी पर तो क्या होता, पेड़, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और हमारी जो बसेज हैं, व्हीकल्स हैं, यहाँ पर हमारी जो और बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और हम हैं, ये हमें क्या होते, सब हवा में उड़ते हुए दिखाई देते। हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते थे, ये चीज़ें हम एक जगह नहीं बिठा सकते थे, यानी हम बिल्डिंग वगैरह को नहीं बना सकते थे अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो देखिए इसको आप किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर आप जो पहले लाइन दी गई है उनमें से मदद ले सकते हैं। जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता क्या होता, सब देखिए सब कुछ हवा में तैरते हुए दिखता या हवा में तैरता। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें हम हवा में तैरते, हम हवा में तैरते। ठीक है, दूसरा है पृथ्वी की सतह पर हमारे पैर मजबूती से टिके होते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल के कारण। तो पृथ्वी पर हमारे पैर नहीं टिक पाते, नहीं टिक पाते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, तीसरा पॉइंट क्या है, यहां पर आप लिख सकते हैं कि पौधे भी एक स्थान पर नहीं रहते, वो भी हवा में उड़ते रहते हैं। पेड़ पौधे भी, है ना, पेड़ पौधे हवा में उड़ते, हवा में उड़ते। आगे है, देखिए आगे क्या लिख सकते हैं आप, आगे लिख सकते हैं कि हम एक जगह पर नहीं बैठ पाते, जैसे अभी हमने लिखा है हम हवा में तैरते। ठीक है, और पृथ्वी पर हमारे पैर नहीं टिक पाते, ये टिक है बेटा, टिक पाते। ठीक है, और पेड़ पौधे हवा में उड़ते। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हम एक जगह पर नहीं बैठ पाते, हम एक जगह पर नहीं बैठ पाते। ठीक है, और एक फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हम इमारतों का निर्माण नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम इमारतों का निर्माण भी नहीं कर पाते, सभी वस्तुएं क्या होती, इधर उधर हवा में उड़ती रहती। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सभी वस्तुएं
हवा में उड़ती रहती। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कोई और पॉइंट भी बता सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे है प्यारे बच्चों, पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब पर कुछ कृत्रिम रेखाएं बनाई गई हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं, परंतु किसी स्थान की वास्तविक भौगोलिक स्थिति जानने के लिए इन्हें ग्लोब पर अंकित किया गया है। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, यहां पर इस तरह से हमने कुछ जो काल्पनिक रेखाएं हैं, कृत्रिम रेखाएं बना ली है कि ये जगह यहां पर इस तरह से हमने रेखाएं बना ली हैं। ठीक है, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये किसी जगह की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए ग्लोब पर अंकित की गई है, ताकि हमें पता चल सके कि वो कितने अक्षांश में, देशांतर में, कितने पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में वो जगह है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप अपनी पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी है, अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से पता लगाइए कि कौन सी काल्पनिक रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो ये प्रश्न में आपको इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, क्योंकि ये इस प्रश्न का उत्तर पहले भी एक वर्कशीट में आपको दिया जा चुका है। तो मुझे जल्दी से इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। जैसे जो पॉइंट अभी बताए गए हैं आप ये बताइए, या कुछ और अगर आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट तो वो भी आप ऐड कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। और याद से बेटा मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन सी काल्पनिक रेखा भारत से होकर गुजरती है। इसका उत्तर आपको एक मैं हिंट देती हूं, जब स्पेस यही चैप्टर है, आपका पार्ट है सुनीता इन स्पेस, यही पार्ट जब था तो उसमें आपको इसी पार्ट में आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया गया था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जरूर उत्तर बताइए। चलिए बेटा, आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।